हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं और किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट प्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ लोकेटेड है। सो सी सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जैसे ही हम स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक जैसे ही एंड होता है उसके तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये वाला जितना भी मुड़ा हुआ पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये एक्चुअली में लार्ज इंटेस्टाइन। तो दो इंटेस्टाइन हो गए, एक लार्ज एक स्मॉल, है ना। अच्छा, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को हम यहाँ पर अगर देखें इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, हम अपने आप को इधर ले आते हैं। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो होते हैं तीन पार्ट्स हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। सो सी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले दो पैरामीटर्स है। पैरामीटर समझते हैं, दो चीजें हैं जिसको हमें कंपेयर करना है। एक तो है लेंथ और दूसरा है डायमीटर। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, बस अभी तक मैंने बताया नहीं है बट आप समझ रहे हो। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, इंटेस्टाइन, और उसके बाद हम बात करेंगे एक लार्ज इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अगर ये छोटी सी टेबल बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे, है ना, तो लेंथ जो होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लॉन्गर है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होती है, स्मॉलर। तो यानी कि लंबाई तो ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन जब हम डायमीटर देखते हैं तो डायमीटर कैसा है, स्मॉल है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर देखते हैं तो वो लार्जर है। तो इसका मतलब हमने किस चीज को चुना है, लेंथ को नहीं चुना, हमने किस चीज को चुना है, डायमीटर। तो डायमीटर के बेसिस पे हमने डिसाइड करा है कि भाई एक लार्ज इंटेस्टाइन है, एक एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो होती तो लॉन्गर है, लेकिन डायमीटर उसका छोटा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब वापस आ जाते हैं नोट्स पे। देखो तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो तीन पार्ट्स हैं ये इनकी अलग अलग लेंथ है। लेंथ हमें याद करने की जरूरत नहीं है, नाम हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखें तो अच्छा है। तो डियोडेनम एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम पार्ट होता है, इलियम पार्ट होता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ध्यान रखना है, स्टमक जो होता है वो ओपन करता है इनटू द डियोडेनम। देखिए यहाँ पे हमने लेबल भी किया हुआ है यहाँ पर। सो स्टमक के जस्ट बाद जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो डियोडेनम है। ठीक है, उसके डियोडेनम के बाद जो पार्ट आता है वो आता है जेजुनम, और सबसे बाद में सबसे लंबा पार्ट एक्चुअली में इलियम होता है। ठीक है, ओके, अब समझते हैं थ्रू द नोट्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी लॉन्गेस्ट है। एक तो लॉन्गर है, हमने पढ़ा था कि बहुत लंबी है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितना लंबा है, लगभग 6 मीटर लंबा। तो 6 मीटर लंबा तो इंसान भी नहीं होता, 2 मीटर लंबा भी नहीं होता है। तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक्चुअली हमने क्या कर रखा है, क्वाइलिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा क्वाइलिंग करके हमने उस इंटेस्टाइन को कहाँ फिट कर रखा है, अपने बॉडी के अंदर फिट कर रखा है। लेकिन एक और चीज, जब हम इस इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं तो एक और टर्म आता है सामने, एब्डोमेन। क्या सामने आता है, एब्डोमेन, सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ओके, मैं समझ गया, स्लाइड सबसे नीचे पहुंच गई इसलिए दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, वापस ले आते हैं और स्वैप कर लेते हैं डिस्प्ले को। ओके, नाउ तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये किसी की बॉडी है, कार्टून बना रहा हूँ एक छोटा सा, है ना। तो बहुत अच्छा कार्टून नहीं है, बट अब ये किसी पर्सन के लेग्स हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में विच इज कॉल्ड डायफ्राम, ऐसे पूरी बॉडी में, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट पोर्शन टू द राइट पोर्शन। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लंग्स के नीचे।
कहाँ है, लंग्स के नीचे। तो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, ओके, डायग्राम में अगर हम देखना चाहें तो ये डायग्राम में, ओके, हमारे डायग्राम में नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम अभी बता देते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये यहाँ इस जगह पर प्रेजेंट है, इस जगह पर डायफ्राम, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्टमक, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियास वगैरह सब कुछ नीचे आ रहा है, और एक ऐसा पार्ट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम ये जो खाली जगह होगी अंदर की साइड, जिसके अंदर लंग्स हैं, उसको थोरैसिक कैविटी बोला जाता है। ये जो खाली जगह है जिसके अंदर ये सामान फिट कर रखा है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हम बोल सकते हैं कि एक पार्ट है डायफ्राम से नीचे वाला एब्डोमिन, और एक पार्ट है ऊपर वाला डायफ्राम से जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक, ठीक है। तो थोरैसिक और एब्डोमिन, तो एब्डोमिन वर्ड आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उससे घबराना नहीं है कि एब्डोमिन क्या होता है। एब्डोमिन एक्चुअली में डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, अब वापस आ जाते हैं नोट्स पे। ओके, सो हमने एक चीज पढ़ी कि 6 मीटर्स लॉन्ग है, इट इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने पढ़ लिया। एंड इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू इट्स लेस डायमीटर, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारे सिक्रीशंस आते हैं अलग अलग ग्लैंड से। बेसिकली दो ही ग्लैंड हैं जो हमें पढ़ने हैं, हायर क्लासेस में और भी होते हैं। तो एक तो लिवर हो गया और एक पैनक्रियाज हो गया। लिवर आपने देखा ही है, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दिस इज लिवर, राइट। तो ये रहा हमारा लिवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सिक्रीट्स बाइल जूस, वो भी अभी आएगा कि क्या करता है, ठीक है। तो लिवर, और फिर हमने कहा एक पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज ये, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो होता है स्टमक के नीचे है, ठीक है। और जो लिवर है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, वापस आ जाते हैं नोट्स पे। ओके, तो लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब हमने तो पढ़ा था कि जूस जो होता है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं, राइट। नहीं, यहाँ पर ना एंजाइम नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लिवर का जो बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं है। तो यहां पर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं नो एंजाइम्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जूसेस में एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है, इंटेस्टाइन का जो जूस निकलेगा उसमें भी एंजाइम है, पैनक्रियास जो जूस निकलेगा उसमें भी एंजाइम है, हर एक जूस में एंजाइम है, बस इसमें एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जूस जो है करता क्या है और कहाँ से क्रिएट होता है, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे ही स्टमक खुलता है उसके बाद इंटेस्टाइन शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कार्टून को हटा के। ओके, तो मान लीजिए हमारा ईसोफेगस था, उसके बाद हमारा स्टमक आता है इस तरीके से। स्टमक किसी पार्ट में ओपन होता है इस तरीके से, स्टमक ना हमारा इस तरीके से एक सी शेप कर्व पार्ट में ओपन होता है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा सुपर क्वाइल्ड पार्ट आता है जिसको हम जेजनम बोलते हैं। उसके बाद और ज्यादा क्वाइलिंग होती है। लेकिन अगर स्टमक जब ओपन होता है, वो वाला पार्ट कौन सा है, वो है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। अब ये ड्यूडेनम क्या होता है, सी शेप पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो कि आपने पढ़ा था, राइट। अब ये ड्यूडेनम होता, ड्यूडेनम मैं क्यों बता रहा हूं, एक्चुअली में पैनक्रियाटिक जूस, क्या कहा मैंने, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस मतलब पैनक्रियास से रिलीज होने वाला सिक्रीशन प्लस लिवर का सिक्रीशन यानी कि बाइल जूस। क्या कहा मैंने, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और बाइल जूस जो कि लिवर से सिक्रीट होता है, दोनों के दोनों कहां रिलीज होते हैं, इनटू द ड्यूडेनम, वो रिलीज हो गए भाई, ठीक है। अब उसमें वो करते क्या है, बाइल जूस करता क्या है, ड्यूडेनम में रिलीज हो गया, ठीक है। स्टमक से खाना आ रहा है, ठीक है, स्टमक के खाने पे एक्ट करेगा, ठीक है। पर करेगा क्या, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, देखो इमल्सिफाई का मतलब होता है कोई आपने बहुत बड़ा पार्टिकल लिया एंड उस बहुत बड़े पार्टिकल को हमने क्या करा, छोटा कर दिया, ठीक है। बहुत बड़े पार्टिकल को हमने छोटा कर दिया। तो बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, हम डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, एक बड़े पार्टिकल को छोटा करा है। उसको डाइजेस्ट करने का मतलब इसको और छोटा और छोटा और छोटा, उस पर काम कर रहे हैं, वो तो है डाइजेशन। छोटा 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 इतना छोटा कर दिया कि बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, वो तो है डाइजेशन। इमल्सिफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है बड़े से और छोटा कर दिया, और एक ही बारी करा है, बार बार नहीं कर रहे, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू अ स्मॉलर फैट। यहां पर
डाइजेशन क्यों नहीं टर्म हम चेंज कह रहे हैं, एक और चीज बता देता हूँ। हमने उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं करा, हमने उसको पार्टिकल को फैट ही रहने दिया। अगर आप प्रोटीन को, अगर आपको वीडियो ध्यान है प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने कहा था स्टमक के बारे में कि प्रोटीन से डाइजेस्ट होके वो बनता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स, राइट। यहां पर हमने लिखा है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, और ध्यान दीजिएगा स्मॉल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब फैट का फैट ही रहा, ठीक है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आगे जब हम इसको डाइजेस्ट करेंगे फैट को, तो हमें बड़े मॉलिक्यूल पे काम नहीं करना पड़ेगा, बड़े मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमें छोटे मिलेंगे, तो उस पर काम करना आसान होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आते हैं बात पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास जो होता है लीफ लाइक ऑर्गन होता है, पत्ती के जैसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम बना के। तो पत्ती के जैसा एक ऑर्गन होता है इस तरीके का, से एक पत्ती होती है लीफ लाइक, ऑलमोस्ट इस तरीके का। अच्छा, यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा स्टमक, तो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, अगेन यहाँ पे तो सी शेप ड्यूडेनम होती है, इधर से स्टमक से खाना आ रहा है, तो ये अपना सिक्रीशन यहीं पे डाल देता है, कौन, पैनक्रियास, ठीक है। अच्छा, अब पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स हैं, बाइल जूस में नहीं है पर इसमें है। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है और क्या क्या करता है, देखो। पैनक्रियाटिक जूस मेक्स एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक, जो कि स्टमक से आ रहा है, टू अल्कलाइन। तो कौन कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कर रहा है फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। क्यों कर रहा है वो ऐसा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के काम करने के लिए भाई, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, जो स्टमक के एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ये वाले अल्कलाइन पे काम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन नाम का है एक, लाइपेज नाम का है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज तो हमने पहले ही पढ़ा है ना, सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। पैनक्रियाटिक वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है। वहां का अमाइलेज और यहाँ का अमाइलेज डिफरेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अमाइलेज का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, यानी कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट को है जो सिंपल पार्ट्स में तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो वो तोड़ता है स्टार्च को माल्टोज में, है ना, वो हमने पढ़ा था। तो क्या ये स्टार्च को नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा। यहाँ पे आप स्टार्च टू माल्टोज लिख सकते हो, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अमाइलेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला। अब वो कार्बोहाइड्रेट चाहे स्टार्च हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज, मतलब कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज में डिफरेंस क्या है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा से निकल रहा है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियास से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या बता सकते हो, जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो अमाइलेज जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करता है, जनरली स्टार्च पे ही काम नहीं करता है, ठीक है। स्टार्च पे ही काम नहीं करता, बाकी सब पे भी काम करेगा। पैनक्रियाटिक सॉरी सलाइवरी अमाइलेज ज्यादातर स्टार्च पे काम करता है ज्यादातर, पर वो और मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। और एक और चीज, सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन बोलते हैं, इसको टाइलिन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अच्छा, उसके बाद ट्रिप्सिन पे आते हैं। ट्रिप्सिन कैन कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कहीं, पेप्सिन में, राइट। तो पेप्सिन के जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल सही, पेप्सिन के जैसा काम कर रहा है, लेकिन पीएच अलग अलग है, ठीक है, पीएच अलग अलग है। तो अब किसी के माइंड में अगर आ रहा हो जैसे पेप्सिनोजन था, तो यहाँ पे भी क्या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता भी है। ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन, अगेन OGEN, ट्रिप्सिनोजन ऐसे लगा दो हो जाएगा। तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे ही उसको जैसे ही उसको थोड़ा सा अल्कलाइन पीएच मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लाइपेज, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो पहले हमने क्या करा था, इमल्सिफिकेशन किया था फैट का, पर अब लाइपेज के थ्रू हम फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट्स द इमल्सिफाइड फैट, मतलब जो फैट इमल्सिफाई हो चुका है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लिपिड में। अब ये लिपिड क्या होता है, लिपिड एक्चुअली में कैटेगरी होती है ऑयल्स के, ऑयल्स फैट्स की छोटी कैटेगरी होती है लिपिड, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। और जो लिपिड होता है एक एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होता है, हम उसको, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, और सॉरी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है, फिर हम फाइनली लिपिड को और ज्यादा कन्वर्ट करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंटली यहां पे आपने पहली बार पढ़ा है कि फैट डाइजेस्ट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, मैं दोबारा बताता हूं। माउथ में हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है,
हमने फैट का नहीं पढ़ा, हमने प्रोटीन का नहीं पढ़ा था माउथ में। तो माउथ में ना तो फैट डाइजेस्ट होता है ना प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। जब हम स्टमक में आए, स्टमक में केवल प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा था, ना तो फैट डाइजेस्ट हो रहा था, ना वहां पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा था, केवल और केवल प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा था। अब हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट होगा, राइट। तो लेकिन फैट यहाँ पे सबसे पहली बार डाइजेस्ट हो रहा है, पहले उसका इमल्सिफिकेशन हो रहा था, लेकिन डाइजेशन फैट का पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम्स हैं और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एक्चुअली में पूछे जाते हैं कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो दिस बिकम्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट enzymes released by the walls of intestinal juice convert। अब इसका क्या मतलब है, देखो, एक हमने कहा कि बाइल जूस होता है, एक हमने कहा पैनक्रियाटिक जूस होता है, ऐसे ही इंटेस्टाइन की जो वॉल है, जो उसकी दीवार है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होते हैं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एपिथेलियम होती है स्टमक की, वो मॉडिफाई हो जाती है, उसमें गड्ढे बन जाते हैं, वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। बिल्कुल सेम तरीके से इंटेस्टाइन में भी मॉडिफाई होती है, लेकिन इस बार इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। अब इंटेस्टाइनल जूस में HCl वगैरह नहीं है, उसमें म्यूकस है, अलग अलग एंजाइम्स हैं। अब उन एंजाइम्स का नाम यहाँ पे हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि कोई एक शुगर है माल्टोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम आएगा माल्टेज। अगर लैक्टोज शुगर है तो उसको एंजाइम करने के लिए लैक्टेज, अगर गैलेक्टोज शुगर है तो गैलेक्टेज। तो इस तरीके से सुक्रोज है तो सुक्रेज। तो एंजाइम्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बहुत सारे एंजाइम्स हैं? एक्चुअली में अब इंटेस्टाइन में हम काम को खत्म करने वाले, बहुत हो गया डाइजेशन, खत्म करो इस डाइजेशन को। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली ड्यूडेनम में डाइजेशन एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जेजनम में एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जनरली जेजनम में रिलीज होता है। इलियम में आते आते इंटेस्टाइनल जूस रिलीज वो भी करता है, बट इलियम में आते आते डाइजेशन पूरा हो जाता है। मतलब कि डाइजेशन पूरा होने का मतलब पार्टिकल जो है वो इतना कन्वर्ट हो चुका है, इतना कन्वर्ट हो चुका है कि अब उसे हमारी एक सिंपल सेल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारी इंटेस्टाइन के सेल्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ अगेन। तो मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर हमारी इंटेस्टाइन है, अब इसके अंदर कलर चेंज कर देते हैं। ये अब फूड पार्टिकल पहले कॉम्प्लेक्स था, अब ये छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गया, ऐसे सिंपल में। तो ये पार्टिकल तो कॉम्प्लेक्स था, बड़ा था, ये सिंपल है। तो इस सिंपल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, बस यही डाइजेशन है। लेकिन ये डाइजेशन बहुत कंप्लीट कहाँ होता है, इलियम के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इलियम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब तो हमने डाइजेशन करा दिया, अब हम एब्जॉर्प्शन की बात करने लगे, राइट। तो अब एब्जॉर्प्शन के लिए भी कुछ अलग चीजें हैं, देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली, जो भी जितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, फाइनली उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूजिंग ग्लूकोज में, यूजिंग दी एंजाइम्स। फैट कितना ही बड़ा हो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। क्या है बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अमीनो एसिड को प्रोटीन्स को हमने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, तो अब एब्जॉर्ब क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं सही समझाऊं तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स, यही वो फॉर्म्स हैं जो कि एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स कौन सी है, बताओ कि ऐसी कौन सी फॉर्म्स हैं फूड से जो हम लेते हैं, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनकी कौन सी फॉर्म हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर पाते हैं आफ्टर डाइजेशन, फैट में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन में अमीनो एसिड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के केस में अब हम पढ़ते हैं विलाई के बारे में कि विलाई क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये क्या है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसके बारे में समझते हैं। स्क्रीन पे जाते हैं अगेन, ओके। यहीं पे सॉरी नेक्स्ट स्क्रीन पे ही समझा देता हूं। देखिए, ये एपिथीलियम थी, लेकिन इसने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। पर ऐसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है
मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे अंदर की जो कैविटी है हमारी इंटेस्टाइन की, तो वो पता है कैसे होती है? इस तरीके से वो अपने आप को वेवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती है, इस तरीके से। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, और ये हमारी पूरी इंटेस्टाइन है ऐसे करके। ये मैंने अंदर का जो ये जो वेव्स बनाई हैं, ये बहुत बड़े बन गए हैं, क्योंकि इतना छोटे छोटे बना नहीं सकते, लेकिन काफ़ी अपने आप को वेव में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, एक तो ये वेवी हो गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, एपिथेलियम को मान लीजिए मैं इतना पार्ट जूम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता है ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे मिलेंगे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों बने, अब इसके बारे में समझ। देखो, एक था कि नॉर्मल सरफेस, ठीक है, अब इसमें भी इसको भी सेम कर देते हैं यहां से। ओके, तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर, यहां से, 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 है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इन इन जगहों से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन यहाँ से नॉर्मली यहाँ से भी हो सकता था, तो कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया? क्योंकि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से अब ये यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इस एरिया से भी, इस पर्टिकुलर एरिया से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो मल्टीपल सरफेसेस ऐड हो गए बिकॉज ऑफ दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का भाई एब्जॉर्प्शन ज्यादा करने का काम है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये क्या करती है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम विलाई बोलते हैं, या विली, आप वैसे विलाई बोलते हैं। ओके, तो ये विलाई करता क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। पहले नॉर्मली होता था, अब थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड विलाई। तो ये विलाई एक स्ट्रक्चर है। अब वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल नोट्स पे। ओके, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, और ऑब्वियसली ये ब्लड में जा करके मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, ये विलाई जो है, विलाई को थोड़ा सा अलग ही बना देते हैं, नया बनाते हैं विलाई। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से एक गलत हो गया। ओके, सो इस तरीके से यहां से ऐसे करके एक विलाई होता है। ठीक है, ओके। अब मैं इसके बाद ये कह रहा हूं कि बेटा इसमें ना ब्लड वेसल्स सप्लाइड है, मतलब इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स जाती है, कैपिलरीज जाती है बेसिकली। तो ब्लड वेसल ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, घूम के आराम से गई, और ऐसे घूम के इसके साथ ही वापस आई, और फिर आगे चली गई कि आगे की विलाई में जाएगी। अब इससे होता क्या है, एक्चुअली में सारा का सारा जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा उसको हमें डालना ब्लड में ही है। ठीक है, तो यहां से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ अल्टीमेटली कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड वेसल में जाएगा। यहां से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ कहां जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। तो यहां से भी जो फूड एब्जॉर्ब होगा वो भी कहां जाएगा, इस वाली पार्ट में, इस ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। बहाव किस तरफ है, बहाव आप समझ सकते हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे हो रहा है बहाव। तो खून जो है इस तरीके से जा रहा है आगे की, तो इसमें ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, फैटी एसिड का जो हमने पढ़ा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसका लेवल बढ़ जाएगा, अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस तरीके से वापस आ जाते हैं नोट्स पे। ओके, तो villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। अब होता क्या होता है, ब्लड वेसल में डाल दिया इन्होंने, ब्लड वेसल में फूड को, डाइजेस्टेड फूड को डालने के बाद अब होता क्या है, वो जाता है पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, एक एक सेल के पास। उसको हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और उस फूड को हम तोड़ते हैं ताकि हम एनर्जी ले सकें फॉर बिल्डिंग ऑफ द न्यू टिश्यूज और रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज, अपने अपने जो काम करने हैं सेल्स को वो काम करने के लिए। Now, one very super important point I would like to say, super important है। तो वो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। कौन सी साइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई पूछ रहे कि कौन सा है भाई बताओ, ड्यूडेनम, जेजुनम या इलियम, तो आपको ध्यान रखना है इलियम। कौन सा सब, जो सबसे लास्ट पार्ट था ना, इलियम, जो कि बहुत ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको वो, हाँ वहां पर, सॉरी वहां पर होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो इस वाले पार्ट में जो बहुत ज्यादा मोड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके।
ये थोड़ा वो हम ज्यादा नीचे आ गए। ओके, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वैरीज ऑन द डिफरेंट एनिमल। अब ये कहने का मतलब है कि अगर हम अलग अलग एनिमल की बात कर रहे हैं कि भाई हम तो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कोई ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो हमने न्यूट्रिशन अमीबा में भी पढ़ा था, हमने न्यूट्रिशन प्लांट में भी पढ़ा है, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी, है ना। तो प्लांट एनिमल सब में पढ़ा है। तो एनिमल में स्पेशली कुछ अलग होता है थोड़ा थोड़ा, कहीं पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा उनके खाने के बिहेवियर के अकॉर्डिंग होती है। अभी समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, वो कैसा खाना खाते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो वैरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास, जो कि ग्रास खाते हैं बेसिकली, उन्हें एक लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को एक्चुअली में डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। किस चीज को डाइजेस्ट करने में? सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा, प्लांट के बाहर एक सेल वॉल होती है ना, 9th क्लास में पढ़ा आपने, प्लांट के बाहर एक सेल वॉल। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और ये सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगेन कार्बोहाइड्रेट को तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ हर्बीवोर्स थोड़ी सी लेंदियर है। बट अगर यही स्मॉल इंटेस्टाइन हम कंपेयर करेंगे विद द टाइगर, विद द लायन, तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। क्यों? मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, क्योंकि मीट में सेल्यूलोज नहीं है, प्लस वो एनिमल प्रोटीन है, उसमें एनिमल की मसल्स हैं। बेसिकली मसल को ही तो खाते हैं, हड्डी को तो हम खाते ही नहीं है, है ना। तो एनिमल, जो कोई भी एनिमल है या ह्यूमन है, उसके, ह्यूमन में तो नहीं, खैर ह्यूमन का थोड़ा ओमनीवोरस है, तो वो उसका कोई अगर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन आप उसकी लेंथ कंपेयर करने लगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी लेंथ अलग अलग आएगी, नहीं, लेंथ सेम आएगी। बट कार्निवोरस एनिमल ही कार्निवोरस है और एनिमल ही हर्बीवोरस है, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसका वो खाता ही नहीं है मीट, और एक है वो मीट ही खाता है, तो वो एक अलग चीज है ना। तो मीट जो होता है इजियर टू डाइजेस्ट है, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्निवोर्स की जो इंटेस्टाइन है वो काफी छोटी होती है। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, और सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसका लार्ज डायमीटर है, उसके बारे में आप देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, हाँ, तो इसके अंदर तीन पार्ट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, सिकम, कोलोन, रेक्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन वाला पार्ट है, बेसिकली उसके तीन पार्ट, सॉरी, उसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो हमने पढ़ा कि असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद दो और पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला रेक्टम, और एक सीकम, और है सीकम क्या होता है अभी अभी डिस्कस करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी कोलोन क्या होता है, सीकम क्या होता है, और रेक्टम क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। मैं बोर्ड खोल देता हूँ। ओके, ओके, नाउ देखिए, जब एक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यानी कि उसका डायमीटर स्मॉल होगा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये ओपन होती है, सॉरी, ये ओपन होती है एक ब्लाइंड, ये ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड का मतलब है जो कि ब्लाइंड मतलब अंधा, बेसिकली उसमें लाइट नहीं है ना। तो एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी ओपनिंग नहीं है, मतलब आप उसके उसके अंदर कुछ भी जाता है तो वो सामने से नहीं निकल सकता क्योंकि वो बंद है सामने से। ठीक है, तो इसका अभी मतलब क्या है मैं बताता हूँ। उसके बाद इस तरीके से पार्ट्स होते हैं, आप डायग्राम भी अगर देखोगे नोट्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, थोड़े थोड़े से ही बना रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा जल्दी काम करना है, क्योंकि नहीं तो डायग्राम बनाने में रह जाएंगे। ओके, तो ये रहा पार्ट इस तरीके से, है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको पीछे
ओके, या कोई बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है, तो दैट्स वाई। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं सीकम। ये क्या है? सीकम। अभी सीकम क्या होता है? देखो, जहां जहां मैं लेबल कर रहा हूँ उसको देखना आप, ठीक है? पेन चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, तो फूड ऐसे एंटर करेगा, ऐसा आया, ऐसा आया, इस तरीके से, और वो अब यहां से ऊपर जाएगा, मतलब आर पार नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये बंद है, और क्योंकि बंद है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। ठीक है? ओके, तो अब सर जो हमने पढ़ा, सीकम पढ़ा था, कोलॉन पढ़ा था, रेक्टम पढ़ा था, बिल्कुल सही बात। बताता हूँ, देखो, ये तो ये वाला पाउच जो है, ये वाला, केवल इतने से पाउच को हमने सीकम खोला। तो इसके आगे वाला जो ये पूरा पार्ट है, ये वाला, मतलब ये जो हिस्सा है, ये वाला, सॉरी, दोबारा से बताता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये होता है कोलॉन। ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी कोलॉन है, जो मैंने येलो कलर से कर रखा है, बिल्कुल। और तो ये वाला हिस्सा भी कोलॉन है, बिल्कुल सही बात। तो एक होता है असेंडिंग, मतलब जो ऊपर जाता है। तो ऊपर कौन सा जा रहा है? ये वाला पार्ट, तो ये है असेंडिंग कोलॉन। ये साइड में जा रहा है तो ये ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया। ये नीचे जा रहा है तो ये डिसेंडिंग कोलॉन हो गया। मैंने कौन कौन से नाम बताए? असेंडिंग, देन उसके बाद मैंने बताया ट्रांसवर्स, और उसके बाद मैंने बताया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलॉन। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, अगर ये भी ध्यान ना रहे तो सिंपल सिंपल कोलॉन याद रखो। ठीक है? तो देयर इज अ सीकम, देयर इज अ कोलॉन, एंड फाइनली देयर इज अ रेक्टम। तो ये जो कोलॉन है, ये किस में ओपन होता है बेटा? रेक्टम में ओपन होता है। अभी देखते हैं रेक्टम क्या होता है। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस इज रेक्टम। तो रेक्टम क्या होता है, अब डायग्राम में ये समझ लेते हैं। देखो, तो रेक्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पर ये इस तरीके से कंटिन्यू होता है, और यहाँ पर जब ये आता है तो उसके बाद हमारा एक रेक्टम स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कोलॉन आया हुआ है, इस तरीके से यहाँ तक कोलॉन है। उसके बाद ये कोलॉन है, उसके बाद अब एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर और बनेगा, और फाइनली यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, कोलॉन से थोड़ा सा, ये कोलॉन के जो डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये वाला एक पाउच हो गया, ये वाला एक पाउच हो गया, ये एक पाउच हो गया, ये एक पाउच हो गया, है ना? तो ये पाउचेस की तरह से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग? तो इसी लास्ट वाले पाउच को हमने क्या बोला है बेटा? रेक्टम बोला है। राउट वाले, लास्ट वाले पाउच को हमने रेक्टम क्यों बोला भाई? कोलॉन का लास्ट बोल देते। रेक्टम इसलिए बोला है क्योंकि टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है, फीसिस जिसको बोलते हैं, फीकल मैटर जिसको बोलते हैं, उसको स्टोर करता है। तो इसका काम क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फॉर सम टाइम, जब तक ये कोई एनिमल निकाल नहीं देता। और यहाँ पे एक अगेन एक ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एनस। ठीक है? जो कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है। ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो एनस होता है, यहां पर बेटा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर। वही मस्कुलर स्फिंक्टर, ध्यान है आपको? बिल्कुल सही, आप सही समझे हैं, मस्कुलर स्फिंक्टर। मैं दोबारा से एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। कहाँ है? ये रहा। स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ स्टमक एंड एनस वाज द आंसर। ठीक है? मैं अभी आपको एनसीईआरटी भी खोल के दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है। ठीक है? ओके, क्लास से एनसीईआरटी साइंस और डालना पड़ेगा हमको। लाइफ प्रोसेसेस, ओके। तो लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी खोल के देखते हैं। ओके, ये खुली हुई थी पहले से, लोड करनी। ओके,
तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। देखिए इसमें डायफ्राम भी दे रखा है प्रॉपरली, है ना, डायफ्राम जो कि मैंने बताया था लिवर के ऊपर स्टमक के ऊपर है, वो भी दे रखा है इस पे। ओके, और उसके बाद हमें इन स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तो नहीं दे रखे हैं, बट पर्टिकुलरली इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको जो पार्ट बता रहा था, देखिए पेज नंबर है बेटा 86 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू बुक है ये, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 86 पेज नंबर पे। अब आपको जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, वही लाइन आपको देखनी है। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल which releases it in it the small amount of small into the small sorry exit of the stomach, exit of the food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it into the small amounts into the small intestine। तो small intestine में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट को निकाल सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो स्फिंक्टर की बात करी थी, ठीक है। अब द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यानी कि स्फिंक्टर की बात कहाँ कहाँ करी है, एक तो बिल्कुल पेज के लास्ट में करिए और बिल्कुल पेज के जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में बात करी है हमने, ठीक है। और उसी से ही हमने क्या करा है, इन्होंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है, राइट। एनसीईआरटी की 2 लाइन्स उठाई और फिर हमने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, राइट, स्टमक एंड एनस वाला। तो ये इस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन फॉर्म्स करते हैं। तो इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, नोट्स पढ़ के काम नहीं चलेगा, चाहे वो मेरे नोट्स हो चाहे वो किसी और के नोट्स हो, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से होता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता लगा, ठीक है। अब ये काम क्या करती है, देखो 3 पार्ट्स पढ़ लिए, सीकम कोलॉन रेक्टम, ठीक है। एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फूड तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। तो फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ हो रहा है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है। वो इसीलिए लंबी है कि ज्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है भाई, हमने तुम्हारी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिसने बनाया है हमें इवोल्यूशन के थ्रू, तो इवोल्यूशन अगर कोई एक मैन होता तो इवोल्यूशन ऐसे ही बोलता, ठीक है। तो एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, तो जितना भी हमारे फूड में, बेसिकली बात है फूड में, तो फूड में जितना भी एक्सेस वाटर होता है या जो हम पानी पीते हैं, कौन एब्जॉर्ब करता है, या तो स्टमक एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो फिर बचा कुचा लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, पर ज्यादातर अमाउंट में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गया, उसमें से उसमें से खाने में से वाटर पार्टिकल्स, वाटर को कहां कौन खींचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कहां डालेगा, वापस एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या रिमूव हो रहा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव हो रहा है। वेस्ट के रिमूवल को हम एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट को निकाल रहे हैं। एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं। यहां पे हम अनडाइजेस्टेड फूड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टर्म है इजेशन। इंजेशन था इनटेक ऑफ फूड, इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2023 में अगेन द एग्जिट ऑफ द फूड इज रेगुलेटेड बाय द मस्कुलर एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये अगेन मैंने आपको मार्क करके दे दिया कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जैसा कि आप देख रहे हो 2023 में आया हुआ है। बाइल जूस का फंक्शन पूछा था, बाइल सॉल्ट का फंक्शन पूछा था। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होता क्या, अभी पता लग जाएगा। देखिए, बाइल जूस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इमल्सिफिकेशन कर लेता है। अभी बोर्ड पे आ जाते हैं, ओके। तो हमने पढ़ा अभी अभी बाइल जूस के बारे में पढ़ा था, और वो इमल्सिफिकेशन कर रहा था भाई, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा बाइल सॉल्ट्स। अभी बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं देखते हैं। बिलीरुबिन नाम का एक सॉल्ट होता है, और एक का नाम होता है बिलीवर्डिन। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये केमिकल्स, ऐसा नहीं है कि दवाई के नाम है, नहीं, एक्चुअली में ये केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी ही बनाती है। तो ये क्यों बना रही है बॉडी, एक्चुअली वही इसलिए बना रही है क्योंकि ये यूजफुल है टू कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल ओन्स। तो अगर हम ये कहें कि बाइल जूस के अंदर एंजाइम तो नहीं है,
लेकिन केमिकल्स हैं जो कि एंजाइम की तरह ही काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एंजाइम तो नहीं है वो। लेकिन जैसे एंजाइम बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसे ही ये बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और इन्हीं बाइल सॉल्ट्स की वजह से इमल्सिफिकेशन अच्छे से प्रॉपरली हो पाता है। ठीक है, और ये एसिडिटी जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे स्टमक का पार्ट है, उसमें जो एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। ओके, इसके बाद का पार्ट है डेंटल कैरीज, और फिर कुछ क्वेश्चंस है, फिर हमारा नेक्स्ट रेस्पिरेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेंटल कैरीज और प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको रीड करके फिनिश आउट करते हैं। डेंटल कैरीज एक्चुअली में जो दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है उसके बारे में है। तो डेंटल कैरीज और टूथ डिके जो कि कहा था मैंने, कॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब था स्लोली, सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल एंड डेंटाइन। इनामल और डेंटाइन क्या होता है, हमारे जो टीथ है, अगर मैं ऐसे टीथ का डायग्राम बना दूं इस तरीके से, है ना, टीथ का डायग्राम इस तरीके से, तो टीथ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इनामल, MEL, इनामल। ये इनामल जो होता है हमारी बॉडी में सबसे हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसको तोड़ नहीं सकते हम आसानी से। ठीक है, बहुत द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, नॉट इवन बोन, बोन भी बाद में है, इनामल सबसे पहले, ये इतना हार्ड है। लेकिन ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो इसमें छेद कर सकते हैं, तो हमें उनसे बच के रहना है ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, डेंटाइन क्या होता है, इनामल के नीचे, आप ऐसे समझ सकते हो, इनामल के नीचे डेंटाइन होता है, जिसकी वजह से हमारे छेद हो जाता है, मतलब जो दांत है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो डैमेज बेसिकली हमारे टीथ में हो जाता है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स। अब ये कहने का मतलब क्या है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो जनरल एडवाइस ये दी जाती है कि मीठा खाया है तो कुल्ला करके आओ, है ना, माउथ वॉश करके आओ। उसकी एडवाइस क्यों दी जाती है, क्योंकि आपने अगर कुछ मीठा खाया है तो कुछ ना कुछ शुगर का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट आपके माउथ में कुछ टाइम तक एक्स्ट्रा रह गया। प्रॉब्लम ये है कि माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उस शुगर का यूज करेंगे, और उस शुगर का जब वो यूज करते हैं तो वो कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एसिड्स रिलीज करते हैं। वो एसिड्स हमारे जो केमिकल है, दांतों का जो केमिकल होता है, दांत जिससे सॉलिड और अच्छे खासे बने रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट सॉफ्टन्स एंड डीमिनरलाइजेस, उसमें जो बेसिकली इनामल जो है उसको खत्म करने लगता है, सॉफ्ट करने लगता है, जो कि हार्ड सब्सटेंस है उसको सॉफ्ट कर दिया तो उसका रोल तो खत्म हो गया, है ना। तो इस तरीके से मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, मतलब काफी ज्यादा बैक्टीरिया टुगेदर विद द फूड, फूड के पार्टिकल्स के साथ स्टिक टू द टीथ, टीथ से चिपक जाते हैं, टू फॉर्म डेंटल प्लाक। मतलब जो दांतों के फीस में दांतों के बीच में जो सफेद सफेद फंसा रह जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लाक, डेंटल प्लाक। ठीक है, और ये माउथ वॉश करने से, ब्रशिंग करने से चला जाता है। सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, प्लाक जो होता है, मतलब ये जो सफेद सफेद सा जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में फंस गया, दांतों के ऊपर आ गया, वहां पर सलाइवा नहीं जा सकता क्योंकि चिपक जाता है ये पार्ट, जो ये प्लाक है। तो जब सलाइवा नहीं जाएगा तो सलाइवा के अंदर जो एक किल करने वाली कैपेबिलिटी जो होती है, वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, वो प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया तो मौज में ही मौज में है, उसको खाना भी मिल रहा है, सलाइवा भी नहीं जा रहा, तो वहां पर वो डैमेज कॉज कर सकता है ना। तो कैसे बच सकते हैं, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक, प्लाक को भी रिमूव कर देगा, बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। तो बैक्टीरिया भी काफी सारे निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही पूरा साफ कर देगा, ठीक है पूरा का पूरा साफ तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो हम टूथपेस्ट जो भी यूज करते हैं, ठीक है, तो प्लाक को तो रिमूव कर ही देगा इफ अनट्रीटेड। और अगर ऐसा हमने नहीं करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प, जो हमारे यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प। तो कभी भी अगर यहाँ पे अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होल कर देते हैं, कैविटी कर देते हैं, है ना, उन्होंने होल करा और ये पल्प तक पहुंच गए, तो जब जब हम खाना खाएंगे तब तब बहुत तेज दर्द होगा दांतों में। उसी को क्या कहते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो गया है,
फिर उसको फिलिंग करानी है, वो यही सब है। तो कहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए, पल्प में नहीं पहुंचना चाहिए। थोड़ा बहुत कीड़ा लगा है तो डेंटिस्ट भी कहता है अगर छोटा सा ही कीड़ा है कि भाई इस पर्टिकुलर माउथ वॉश का यूज करो, डेली ब्रशिंग करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो अंदर तक चला गया तो उसको निकालना ही पड़ता है दांत को, है ना। कॉजिंग इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन। तो गम्स में या निचले जबड़े में या ऊपर के पार्ट में इन्फ्लामेशन, सूजन आ सकती है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन कभी कभी इतना तगड़ा हो जाता है कि पर्टिकुलर नस जो होती है, जो कि सिर से कनेक्टेड होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो भी इन्फेक्ट हो जाती है और फिर सिर में भी दर्द होने लगता है। तो इस तरीके के इन्फेक्शंस पॉसिबल है अगर हम रोज ब्रशिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज, कौन सी आपके हिसाब से कौन सी ब्रशिंग ज्यादा बेनिफिशियल है, मॉर्निंग में या बिफोर द स्लीप, नाइट ब्रशिंग? ठीक है, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा बट डू कमेंट इट, एंड व्हेन यू विल कमेंट इट आई विल गिव यू द रीजन। मैं आपको रीजन बताऊंगा प्रॉपर्ली कि उसका क्या होता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी वो कर लेते हैं। व्हाट विल बी द कलर चेंज इफ सलाइवा इज एडेड टू द स्टार्च सॉल्यूशन? तो स्टार्च सॉल्यूशन हमने सलाइवा में, सॉरी, कलर चेंज इफ सलाइवा को ऐड करा है हमने स्टार्च सॉल्यूशन में। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं नोट्स में एडिट नहीं कर पाया। हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। आयोडीन, तो आयोडीन स्टार्च का जो टेस्ट होता है हम वो कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है, टेस्ट ट्यूब में, ऐसे समझ सकते हो, टेस्ट ट्यूब में एक हमने स्टार्च के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसमें क्या करा, टेस्ट ट्यूब में स्टार्च के लिए कुछ डाला, मतलब पटेटो डाल दिया, है ना। तो पटेटो में स्टार्च होता है। हमने अगर थोड़ा सा ही पटेटो डाला था, उसमें सलाइवा और डाल दिया। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होगा, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। तो क्या अब हमें स्टार्च के लिए जो टेस्ट करेंगे, क्या अब हमें स्टार्च मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टार्च जो था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। कैसे? स्टार्च, शुगर, सॉरी, स्टार्च था, हमने सलाइवा डाला, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, उसके अंदर का जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। तो जब स्टार्च अब है ही नहीं, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब स्टार्च का टेस्ट कहाँ से आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट कर दूंगा मैं कि आयोडीन जो है, आयोडीन सोल्यूशन अगर हम डालते हैं स्टार्च के टेस्टिंग में, तो अगर हमने सलाइवा डाला है तो कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वो ब्लूइश ब्लैक होता है एक्चुअली में, तो ना तो ब्लू होगा ना ब्लैक होगा ना ब्लूइश ब्लैक होगा। सो द करेक्ट आंसर इज नो कलर चेंज, बल्कि मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए, सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज नो कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टार्च अब है ही नहीं, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हम सलाइवा डाल चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, अकर्स इन। अब ये चीज जो है हमारे नोट्स में तो है ही नहीं, इसीलिए नोट्स में मैंने आपको वैसे लिखा है, बट नोट्स पे आप डिपेंडेंट ना रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसे तो, ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द गट। तो ये मसल्स ऑफ द गट जो है वहां पे भी पेरिस्टाल्सिस होता है। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अच्छा, तो ये जो पर्टिकुलर बात है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सॉरी कहाँ गया ये रहा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये तो हमने ईसोफेगस में पढ़ा है ना। तो ये कहाँ होता है? ईसोफेगस में होता है केवल, ईसोफेगस स्टमक में होता है, स्टमक में होता है, या ऑल अलोंग द गट? तो इसका आंसर जो हमें मिलता है ना, वो हमें एनसीईआरटी से मिलता है। एनसीईआरटी खोल लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, लेट्स सी। प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है। लेट मी जस्ट, हाँ ओके आ गया। ओके, सो ये रहा। इसमें कहाँ लिखा है मैं बताता हूँ। पेज नंबर 85 खोलेंगे, पेज नंबर 85 पे हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। ओके, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बनाया, ये आया हुआ नहीं है, ये मैंने बनाया कि केवल ईसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है, या ईसोफेगस और स्टमक में होता है, या पूरी गट में, एलिमेंट्री केनाल बेसिकली। तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल में, ठीक है, पूरी की पूरी गट में।
तो फेरिंग्स के बाद वाला पोर्शन जो है ईसोफेगस, ईसोफेगस से लेके अप टू दी एनस, ठीक है, ईसोफेगस से लेके बिल्कुल लास्ट तक सब पार्ट्स में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। जो एनस वाला पार्ट है, ओपनिंग वाला जो पार्ट है, बस वहां नहीं होता, क्योंकि वो तो सिंपल ओपनिंग है ना, माउथ में नहीं होता, क्योंकि माउथ में तो हम च्युइंग करते हैं। पैरिंग्स में मसल्स तो है नहीं, क्योंकि वो कुछ मिक्सिंग नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ एक पैसेज है, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट कहाँ होता है, ईसोफेगस से। सो फ्रॉम द ईसोफेगस टिल द एनस, ठीक है, वहां तक ही होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन।